नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा बिल्कुल निकट आ चुकी है और अब एक ही दिन का शेष समय है और इस समय में आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से पक्का कर लीजिए। हम आपके साथ हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आज के पहले वीडियो में हम आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं वो लेकर के आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य पढ़िए, समझिए, इन तथ्यों को समझिए और इन तथ्यों के अंदर से भी प्रश्न निकलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और समझ में ना आए तो बार बार देखने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो का पहला प्रश्न। उत्तराखंड में पंचायत में महिलाओं को आरक्षण किस वर्ष 50% दिया गया था? ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। देखिए, उत्तराखंड में 50% आरक्षण की व्यवस्था सन 2008 में कर दी गई थी। सन 2008 में जो व्यवस्था थी वो 33% से बढ़ा करके 50% कर दी गई थी, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो था वो 50% नहीं था और 33% आरक्षण किया गया था महिलाओं के लिए। लेकिन उत्तराखंड राज्य ने इसे 2008 में 50% कर दिया गया और इस 50% के आरक्षण को करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भुवन चंद खंडूरी जी। तो खंडूरी जी के समय ये काम हुआ। और इसके अलावा मैं एक तथ्य और आपको दे दूं कि उत्तराखंड में वन पंचायतें भी हैं। तो अगर वन पंचायतों का प्रश्न आता है कि वन पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो भी आप इसको 85% लगाएंगे और ये 50% 2012 में दिया गया। तो वन पंचायतों में भी 50% आरक्षण है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो किया गया है 2012 में। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख के इन तथ्यों को समझिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य पशु जो उत्तराखंड का है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम बहुत जल्दी से देख लेते हैं, मस्कस क्राइसोगास्टर है। ये क्या है? ये कस्तूरी मृग है। ये कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग जो है, अगर हम देशों की बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नेपाल में पाया जाता है, इंडिया में तो पाया ही जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ जो है साइबेरिया, साइबेरिया में पाया जाता है। और नेपाल तो हो ही गया, चीन जो है, चाइना, इसमें भी पाया जाता है। मंगोलिया का क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। तिब्बत का क्षेत्र जो है उसमें भी पाया जाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो किस किस राज्य में ये पाया जाता है, तो ये राज्य है, दो तीन राज्य हैं जहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला राज्य तो उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद सिक्किम। SKM लिख रहा हूँ सिक्किम के लिए, तो सिक्किम में पाया जाता है। इस प्रश्न के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि ये उत्तराखंड में किन किन स्थानों पर पाया जाता है। जैसे कि हमने उत्तराखंड में लिखा, तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से किन किन जगहों पर ये पाया जाता है। तो उत्तराखंड में भी अगर आप देखें तो चमोली है, पिथौरागढ़ है, इस ऊंचे क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और लगभग 2500 से लेकर के 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। तो इसमें एक बार प्रश्न ये भी आता है कि इसमें कितनी कस्तूरी पाई जाती है। तो इसमें कस्तूरी 30 से 50 ग्राम कस्तूरी इसमें मिलती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं कि ये किस परिवार से संबंधित है, फैमिली क्या है? मोशिडो फैमिली है इसकी। कौन सी फैमिली है? मोशिडो। मोशिडो फैमिली से ये आता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेरी आवाज़ आपको आ रही है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में दो तीन ऐसे मुख्य रूप से वन्य अभयारण्य बनाए गए हैं जो कि कस्तूरी मृग के संरक्षण को लेकर के हैं। जैसे कि अस्कोट है पिथौरागढ़ में, केदारनाथ है और कंचुलाखर चमोली में। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो है किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, किन संरक्षण के लिए क्या है, और किन देशों में है, किन राज्यों में पाया जाता है और राज्यों में किन स्थानों पर पाया जाता है। तो ये अच्छा प्रश्न बन रहा है आपके लिए। इसके साथ जो संबंधित तथ्य हैं वो भी अच्छे बन रहे हैं। आप ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तराखंड में 2011 में राज्य की महिला साक्षरता क्या है? इसमें कोई डाउट नहीं है, 70% महिला साक्षरता इस समय चल रही है। और इसके साथ अगर हम एक तथ्य को देख लें कि महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है देहरादून में और सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो उत्तरकाशी में है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है और सबसे ज़्यादा जो है, ज़्यादा महिला साक्षरता जो है वो देहरादून में है। तो ध्यान रखना इन तथ्यों का। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है।
बुक्सा जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं, ये प्रश्न आया है। तो ये प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर है पवार राजवंश या पवार वंश के जो लोगों को ये अपना उनका वंशज ये स्वयं को मानते हैं, और ये राजपूत हैं, ये राजपूत मानते हैं स्वयं को। और ये कहाँ रहते हैं बुक्सा जनजाति के लोग, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, कई बार इस तरह के प्रश्न भी पढ़ते हैं। तो ये तराई में हमें दिखाई देते हैं, तराई में जैसे कि ऊधम सिंह नगर में रहते हैं, ऊधम सिंह नगर में रहते हैं, नैनीताल में इनका वास दिखाई देता है, साथ ही पौड़ी में भी इनका वास दिखाई देता है, देहरादून में भी ये कहीं कहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्थान हैं जहाँ पर ये रहते हैं, इनका निवास रहता है। पवार वंश के बारे में अभी ये प्रश्न आया था, तो ये स्वयं को पवार का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदुवंशी किस जनजाति की उपजाति है। फिर से वही प्रश्न आ रहा है, किसी एक जो हमारा ट्राइबल है उनकी जनजाति या उनकी जाति के बारे में, उपजाति के बारे में पूछा गया है। तो यदुवंशी के बारे में पूछा गया। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने इसके बारे में रख रहा हूं, वो ये है कि ये फिर से आंसर इसका बुक्सा ही है। बुक्सा जनजाति जो है वो उनकी जो उपजाति एक है वो यदुवंशी है। यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि इनकी जो उपजातियां हैं, बुक्सा की जो उपजाति है वो कितनियां हैं। बुक्सा की उपजातियां जो हैं 5 हैं, उनमें से एक उपजाति यदुवंशी भी है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं इस प्रश्न को। 5 उपजातियों में कौन कौन सी इनकी है, एक तो यदुवंशी हो गया, दूसरा हो गया पवार, तीसरा हो गया परजता, और चौथी जो उपजाति है वो है राजवंशी, और 5वीं जो जाति है वो है तुनवार। तो इस प्रकार 5 उपजातियां बुक्सा लोगों की हैं, जिनमें से ये प्रश्न निकल कर आया है। तो इस तथ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए अपने पास अवश्य नोट करें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वन रावत अपने आवासों को क्या पुकारते हैं। ये फिर से हमारे ट्राइबल्स के बारे में क्वेश्चन है। रोत्यूड़ा नाम का एक इनका आवास रहता है, उसको हम इनका जो आवास स्थान है वो, उसको घर जो है वास्तव में उनको हम रत्यूड़ा कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं वन रावत। देखिए, वन रावत जो है पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, और इनके रहने का स्थान और चंपावत में, और कहीं कहीं नैनीताल में भी ये दिखाई देते हैं। तो इन 3 जनपदों में वन रावत या राजी जनजाति के लोग रहते हैं। ये वन जाति जो है, ये जनजाति या वन जाति इनको हम कह सकते हैं, ये आदिम जनजाति है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जनजाति हम इसे कह सकते हैं, या कह लीजिए सबसे अल्प विकसित जनजाति हम इसे कह सकते हैं। इनकी संख्या अगर पूछ ली जाए कि कितनी है, तो इस समय इनकी संख्या है 528। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड की। इनकी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो मुंडा भाषा जो है ये बोलते हैं। तो ये तथ्य वन रावत या राजी जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको अवश्य समझ कर चलिए। 528 इस समय 2011 की जनगणना के हिसाब से इनकी जनसंख्या है, और ये सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। और एक प्रश्न मैं आपको इसके साथ जोड़ करके दे रहा हूं कि इनकी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है। इनकी अधिकांश जनसंख्या पिथौरागढ़ जनपद में रहती है। तो ये भी बहुत ही अच्छा तथ्य इसके साथ जुड़ रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड के दक्षिणी छोर को कौन सा जनपद है। उत्तराखंड के दक्षिणी छोर में कौन सा जनपद है। तो साथियों, ये जनपद है ऊधम सिंह नगर। तो हम नक्शा बना करके देखते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है राज्य, और इसके साथ ही सटा हुआ जो जनपद है वो है ऊधम सिंह नगर। तो ये उत्तर प्रदेश को हम जानते हैं कि ये दक्षिणी छोर में उत्तर प्रदेश हमारा जो पड़ोसी राज्य है, और इसी के साथ सटा हुआ जनपद भी है ऊधम सिंह नगर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और ऊधम सिंह नगर ये उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है कि वर्तमान में गंगोली हाट किस जनपद में है। गंगोली हाट साथियों वर्तमान में पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं। तो महिला विधायकों के बारे में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरी नज़र में है। तो कुल 8 सदस्य जो कि महिला सदस्य हैं वो इस बार 5वीं विधानसभा में उत्तराखंड में आई हैं निर्वाचित होकर के। सबसे ज्यादा इस समय
किसी भी विधानसभा में, उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा बनी है, 5 विधानसभाओं की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस बार 8 महिला विधायक चुनकर आई हैं। इन 8 महिलाओं विधायक को भी हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन हैं। इनके नाम भी मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए। सबसे पहली है सविता कपूर जी। सविता कपूर कैंट से बनी है। नंबर 2 आता है रेखा आर्या जी, जो सोमेश्वर से हैं। नंबर 3 रितु खंडूरी जी, कोटद्वार से हैं। चौथी हैं ममता राकेश जी, भगवानपुर से। 5वीं हैं सरिता आर्य जी, नैनीताल से। और छठी हैं शैला रानी रावत, केदारनाथ से। और 7वीं है रेणु बिष्ट, यमकेश्वर से। और 8वीं है अनुपमा रावत, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ये आई हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, आप ध्यान से इनको याद कर लीजिए और ये प्रश्न में आने की संभावना रहेगी। 36वां प्रश्न हम देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का 9वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? ये आप सभी लोग जानते हैं कि विकेट ने ये बंदोबस्त करवाया था। प्रश्न आता है ये, और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास विकेट है। और विकेट के बारे में हम और जान लेते हैं कि 1863 से लेकर के 1873 तक ये 9वां बंदोबस्त चला था। और इस 9वें बंदोबस्त के कारण जो ये 5 भागों में जो है इसको भूमि को वर्गीकृत किया गया था, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। और ये बंदोबस्त जो है प्रथम बार वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। कैसा था? वैज्ञानिक था, टेक्निकल किया गया था, टेक्निकल तरीके से किया गया था, वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। भूमि की उपजाऊ क्षमता कह लीजिए या भूमि की जो किस्म है उसके आधार पर इस बंदोबस्त को किया गया था। इस आधार पर हमने 5 भूमियां देखी जो कि वर्गीकृत की गई थी। तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान और कंटील, ये 5 प्रकार की वर्गीकरण हमारे सामने भूमि का इसमें दिखाई देता है। तो ये बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण है, विकेट बंदोबस्त। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य का सर्वाधिक बड़ा बुग्याल कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक बड़ा बुग्याल साथियों वेदनी बुग्याल है, और ये चमोली जनपद में है। कहाँ है? चमोली जनपद में है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ये चमोली जनपद में है। लगभग 8000 से लेकर के 10,000 मीटर की फुट की ऊंचाई पर ये हमें मिलता है। ये बुग्याल लगभग इस क्षेत्र में है और चमोली में ये है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक बुग्याल किस जनपद में पाए जाते हैं या किन जनपदों में बुग्यालों की स्थिति है, तो हम 3 जनपद मुख्य रूप से देखते हैं कि जहां उत्तराखंड में बुग्याल मिलते हैं। कौन कौन सा जनपद है? वो है एक चमोली जनपद, और दूसरा है आपका उत्तरकाशी जनपद, और तीसरा जनपद है आपका रुद्रप्रयाग जनपद। तो इन 3 जनपदों में मुख्यतः बुग्यालों की संख्या पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बुग्यालों की स्थिति उत्तराखंड में कहाँ है? इन 3 जनपदों में हमें दिखाई देती है। तो अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। छिपला केदार कहाँ है? छिपला केदार साथियों पिथौरागढ़ में है। ये आंसर बहुत अच्छा है। ये मंदिर है, मंदिर भी है, और यहाँ पर जो है ये लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये स्थान 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जो है छिपला जात यात्रा भी निकाली जाती है पिथौरागढ़ में, इसी क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, ये तथ्य भी आपको अच्छा मदद कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रणशिला कहाँ है साथियों? रणशिला जो है वो चंपावत में है, देवीधुरा में है। इसका सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न आता है। वन अग्नि का मॉडल उत्तराखंड ने किस देश से लिया है? तो वन अग्नि का मॉडल हमने कनाडा से लिया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने आपदा का मॉडल लिया है, और सिंगापुर से हमने पर्यटन का मॉडल लिया है। तो ये प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भिलंगना घाटी में रक्षा सूत्र आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था, और ये टिहरी जनपद में भिलंगना घाटी में चलाया गया था। और ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन है, ये जिस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं, राखी बांधी जाती है और वचन लिया जाता है सुरक्षा का, ऐसे ही पेड़ों को भी रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन बांधा जाता है, जिससे कि उनकी रक्षा का संकल्प लिया जाता है। तो ये पेड़ों की रक्षा में वास्तव में पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है, और इसके जो प्रणेता है वो माने जाते हैं सुरेश भाई इसके प्रणेता माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस
प्रश्न को। उसके बाद आता है गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। साथियों, गढ़ देश सेवा संघ उत्तराखंड के निर्माण में बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है। इसके बारे में अनेक बार प्रश्न आ चुका है। इसकी स्थापना जो थी 1938 में की गई थी और इसकी स्थापना की थी महान क्रांतिकारी उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन जी ने। तो श्रीदेव सुमन जी ने इसकी स्थापना की थी और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। बढ़िया क्वेश्चन है। और बाद में इसको गढ़ देश सेवा संघ की जगह पर हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाने लगा। गढ़ हट गया, इसमें आने लगा हिमालय सेवा संघ। तो अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, आता रहा है, आएगा भी आगे। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना, ये भी राज्य के गठन के आंदोलनों या उससे संबंध में जो क्रियाकलाप हुए उसके संबंध में ये प्रश्न फिर से आया है। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना 1988 में किसने की थी। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। शोभन सिंह जीना जी ने इसकी स्थापना की थी। बढ़िया प्रश्न है। उत्तराखंड के लिए पृथक इकाई की मांग, ये फिर से उत्तराखंड राज्य निर्माण के संबंध में प्रश्न है। उत्तराखंड में पृथक इकाई की मांग की गई थी। देखिए, ये 1938 में एक अधिवेशन हुआ था श्रीनगर में 5 से 6 मई में 1938 में। तो इस ऑप्शन को हम 1938 नियर मानते हैं। तो इस ऑप्शन को आप 1938 मानते हुए मानिए कि ये पृथक इकाई की मांग यहाँ पर की गई थी, जो कि 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भी भाग लिया था। तो इसमें उन्होंने पृथक इकाई की मांग को स्वीकार भी किया था कि हाँ, आवश्यकता है कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र की एक अलग इकाई बननी चाहिए। तो यहाँ पर पृथक इकाई की मांग का एक उत्तर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मसूरी गोलीकांड फिर से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संबंध में है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संबंध में प्रश्न डाले गए हैं। मसूरी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था साथियों। 3 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर 1994 और 9 नवंबर 2000 को, और कोई नहीं। साथियों, ये मसूरी गोलीकांड जो है इन किसी भी तिथि में नहीं हुआ है। ये हुआ है 2 सितंबर 1994 को। और 2 सितंबर 1994 को जब खटीमा गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, उसके विरोध में मसूरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हमारे उत्तराखंडी भाई कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो है बलवा हुआ और यहाँ पर जो है गोलीबारी भी हुई और इस गोलीबारी में हमारे 6 लोग शहीद हो गए थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में 6 लोग शहीद हो गए थे। तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि कितने लोग शहीद हुए थे। और इसमें शहीद होने में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 महिलाएं शामिल थीं जिनका नाम है स्वर्गीय बेलमती चौहान और शहीद हंसा धनई। तो ये दोनों महिलाओं का भी नाम ध्यान रखिएगा कि शहीद बेलमती चौहान और शहीद हंसा धनई इनमें जो है शहीद हुई थी इस घटना में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सकलाना विद्रोह कहाँ हुआ था। सकलाना विद्रोह साथियों टिहरी में राजशाही के खात्मे को लेकर के आंदोलन किए गए। आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं कि आज़ादी में जो रियासतें भारत में शामिल हुई, टिहरी रियासत भारत में शामिल नहीं हुई। ये रियासत अपने शासन को चलाती रही, राजशाही को चलाती रही और देश से पृथक होकर के अपना शासन चलाती रही। इस राजशाही की समाप्ति के लिए जनता लगातार उद्वेलित थी, आंदोलन भी कर रही थी लोकतंत्र की बहाली के लिए। और इसी क्रम में एक आंदोलन हुआ था, सकलाना आंदोलन। और ये सकलाना विद्रोह कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, ये 1948 में टिहरी में हुआ था। तो ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी व मालूराम शहीद हो गए थे और अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी, इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही टिहरी राजशाही झुक गई और उन्होंने भारत में अपने विलय पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को भारत में इसका विलय हो गया और उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के रूप में टिहरी को शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से लोकतंत्र की बहाली, अगर हमसे प्रश्न ये किया जाए कि टिहरी में लोकतंत्र की बहाली कब हुई, तो हम कहेंगे 1 अगस्त 1949 को हुई, जब भारत में टिहरी शामिल हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मूर्तियों का भंडार कहाँ है। मूर्तियों का भंडार साथियों लाखा मंडल को कहा जाता है। लाखा मंडल को कहा जाता है। ये कहाँ है, देहरादून में है। किस नदी पर है, ये भी पूछ लेते हैं हम। यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
और ये कहा जाता है कि लाखा मंडल ही लाक्षागृह है, ऐसा माना जाता है। मान्यता के हिसाब से, कथाओं के हिसाब से ये माना जाता है कि लाखा मंडल जो देहरादून में है वही लाक्षागृह के रूप में है, जहां पर पांडवों को अज्ञातवास में कौरवों द्वारा जलाए जाने का षड्यंत्र किया गया था। तो ये माना जाता है और ये देहरादून जनपद में है। अगला देखते हैं हम, चंद्रवंशी मोहनचंद की हत्या किसने की थी? हर्षदेव जोशी ने इसकी हत्या की थी। मोहनचंद का काल कह लीजिए या उनका शासनकाल जो कह लीजिए 1779 तक रहा था और ये शुरू हुआ था 1777 से लेकर 1779। ये 2 बार ये शासक बने यहाँ के चंद्रराज के जो ये मोहनचंद राजा थे, ये 2 बार बने थे। इनका द्वितीय कार्यकाल 1786 से लेकर के 1788 तक था और इसी बीच में था, ये पूरे कार्यकाल की यहाँ पर गणना की गई है और इसी बीच में 2 बार ये शासन पर बैठे थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इनका एक युद्ध भी हुआ था, गढ़वाल शासक ललित शाह से मिलकर के जब हर्षदेव जोशी ने युद्ध किया था, तो उस युद्ध को कहा जाता है बगवाली पोखर। ये भी ध्यान रखिएगा, बगवाली पोखर का युद्ध था और जिस युद्ध में ये मोहनचंद पराजित हो गए थे और ये लखनऊ निर्वासित हो गए थे, चले गए थे, लखनऊ चले गए थे। तो ये प्रश्न भी इसमें आ सकता है कि ललित शाह और हर्षदेव जोशी से मिल करके मोहनचंद से युद्ध किया गया था और यहाँ पर बगवाली पोखर का युद्ध उसका नाम आता है। तो ध्यान रखिए इन तथ्यों को। अगला प्रश्न आता है, 49वां प्रश्न है, पाली भाषा में गढ़वाल को क्या पुकारा गया? पाली भाषा में गढ़वाल को हिमवंत पुकारा गया। पाली भाषा बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा है, बौद्ध धर्म भाषा ये है। और ये भाषा जो है ऐसा देखने में आया है, तथ्य प्रकट हुए हैं कि पूर्वी बिहार में ये भाषा पाली भाषा बौद्ध धर्म की रही है और इस भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड का वर्णन किया गया और उसमें जो है गढ़वाल को क्या कहा गया है? और ये कहा गया है हिमवंत। वास्तव में उत्तराखंड को ही हिमवंत कहा गया है। तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है उसमें ये उत्तर निकल के आता है कि क्या कहा गया है उत्तराखंड को? तो हिमवंत यहाँ कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की भाषा क्या थी? ये आप सभी लोग समझ लीजिए कि इसकी भाषा इस राजवंश की भाषा संस्कृत थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कत्यूर राजवंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव माने जाते हैं। वासुदेव, कहीं कहीं वसंत देव भी आपको लिखा हुआ माना जाता है। इसमें लगभग ऐसा तथ्य है कि 13 शासक हुए, इसके 13 शासक हुए और ये वंश जो है ये 1145 के आसपास इसकी समाप्ति मानी जाती है, 1145। और लगभग ये 700 ईस्वी के आसपास ये जो है ये स्थापित हुआ था। तो इस तरह से लगभग इसने 300-350 वर्ष शासन किया और इसका पतन हो गया। तो ये और भी एक तथ्य इसमें आता है कि कत्यूरी राजवंश जो है वो कहाँ से आया था और कौन लोग थे? ये अयोध्यावासी माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? अयोध्यावासी माने जाते हैं। और ये शालीवाहन जो वंश है उसके लोग माने जाते हैं। कहीं कहीं ये भगवान राम के सूर्यवंश के रूप में भी माने जाते हैं। उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के अन्य विषयों के संबंध में जो प्रश्न आपको भेजे गए हैं आप उनको अवश्य देखें, बार बार देखें और निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उपयोगी साबित होंगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।